विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए स्पेशली पेपर फर्स्ट। ध्यान रखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो मैं जो अब पढ़ा रहा हूं वो पेपर फर्स्ट में आएगा आपके, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन हो रहे हैं, तो अब ध्यान रखना है कि ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो ये पेपर फर्स्ट से है। और अब फर्स्ट पेपर में हम काफ़ी आगे आ चुके, यानी एंड होने वाला है ये पेपर। 2-4 वीडियो हैं, यानी 2-4 और वीडियो आएंगे और इसके बाद ये बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे बने रहिए कंटिन्यू, ताकि आपको सीखने को बहुत अच्छा मिल सके। क्योंकि तभी सीखते हैं जब प्रयास कंटिन्यू होता है। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो उसलिए थोड़ा सा फेस ऑफ तो करना पड़ता है। अगर बड़ी सफलता लेनी है तो फेस ऑफ तो करना पड़ेगा, तभी कुछ अचीव हो पाता है। तो इस तरह से हम आगे देखें तो आज हमारा जो टॉपिक है वो राजनीतिक दल। क्योंकि हम भारत की शासन व्यवस्था को काफ़ी पढ़ चुके हैं, लेकिन सेकंड ईयर में हम वेस्टर्न जितने भी सिस्टमाइजेशन है, कैसे थे पॉलिटिकल के अंदर है, वो हम जान रहे हैं। तो राजनीतिक दल हम देखेंगे आज। ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर जो राजनीतिक दल है उनके बारे में, कैसी व्यवस्था है वहाँ पे, राजनीतिक दल की क्या विशेषता है और कैसे ये राजनीतिक दल बने। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सीधे उस मुद्दे पे आते जहाँ से दल की शुरुआत होती है। तो 1688 की जब हम बात करें तो ब्रिटेन में उस समय 2 दल हुआ करते थे। एक तो था व्हिग, दूसरा था टोरी। ये 2 दल थे, इनका ही उनकी शासन व्यवस्था में काफ़ी महत्व था। ओके, तो अब जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो 2 दल थे 1688 के लगभग 1.5 वर्षों बाद बारी बारी से इन दलों ने शासन किया है। कभी टोरी शासन व्यवस्था पे आया, कभी ये दूसरा दल जो आया, इस तरह से होता रहा। लेकिन धीरे धीरे टोरी दल के क्रमशः उदार दल और अनुदार दल के 2 नाम ग्रहण कर दिए। ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हिग और टोरी दल के द्वारा क्रमशः उदार और अनुदार दल, इन्हीं से उदार और अनुदार 2 दल बने, ठीक है। इन्हीं से मतलब कहता है ना कि धीरे धीरे जैसी परिस्थिति बदल दी गई, उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन कर दिए। तो इस दौरान इन्होंने अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन किया और इस तरह से उदार और अनुदार दल के नाम से इन्होंने ग्रहण कर दिया। अब हम बात करें तो इनके सामने सिस्टमाइज ये आ रही थी कि जो दोनों ही व्यवस्था है वह पूंजीपतियों के समर्थन की बात करती थी। ये उन पूंजीपति और उद्योगपतियों की बात करती थी, उनके संरक्षण को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा। तो इस वजह से यहाँ पे जो एक अलग जो वर्ग होता है उनके संपर्क का यहाँ पे महत्व नहीं था। यानी मजदूर जो श्रमिक जो होते हैं या जो पिछड़ेपन जो है, इनके लिए कोई राजनीति में आने की कोई बात के लिए कोई मंच नहीं था। तब कुछ समय बाद यानी 19 की हम बात करें, यानी जब 19 की बात करें तो उस दौरान एक और नया दल अस्तित्व में आने की शुरुआत हुई और वो था मजदूर दल। क्या था? मजदूर दल। और वर्तमान में ये दल काफ़ी महत्वपूर्ण। अब ये कैसे हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नवीन विचारधारा और दृष्टिकोण के साथ एक नया दल आया अस्तित्व में, और उस दल का नाम था मजदूर दल। मजदूर दल मजदूर को प्रतिनिधित्व करता था। मजदूर जो थे, श्रमिक थे, उनका प्रतिनिधित्व करने के तौर पे था। तो 1906 के चुनाव में इसे लोक सदन में 24 सीटें मिली। इस बार इसने मजदूर दल का संगठन बना और 1906 के चुनाव में जब इनको ये जो सीटें मिली, इस तरह से इन्होंने नाम भी ग्रहण कर दिया। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोक सदन में मजदूर दल के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी, धीरे धीरे 40 से 50 हो गई। और ये दल उदार दल के साथ सहयोग का कार्य करता था। अब ये ध्यान रखिए, ये जो मजदूर दल है वो किसके साथ? उदार दल के साथ सहयोग का कार्य करता था। लेकिन धीरे धीरे जब मजदूर दल पावरफुल होने लग गया, इसका पावर, उसकी सीट, उसकी राजनीति में अस्तित्व बढ़ने लग गया, तो जिस तरह से मजदूर दल मजबूत होता गया, धीरे धीरे जो उदार दल था वो कमज़ोर होने चले गया। और स्थिति ये आ गई कि वर्तमान में मजदूर दल काफ़ी बहुमत, यानी वर्तमान में ब्रिटेन की राजनीति में 2 ही महत्वपूर्ण दल हैं। तो इस तरह से इसका अस्तित्व समाप्त होता गया, तो ये मजदूर दल है वो अस्तित्व में बढ़ता गया। और वर्तमान में मजदूर दल काफ़ी पावरफुल है। इनकी जो सरकार बनी थी, मजदूर दल की सरकार जो बनी वो बनी थी 1945 में। 1945 में पहली बार मजदूर दल की सरकार बनी। तो इस तरह से ये दल सत्तारूढ़ रहा, कभी सत्ता में रहा ये, कभी दूसरी पार्टी रही। तो अब वर्तमान की जब हम बात करें तो वर्तमान में यहाँ पे 2 ही दल प्रभावशाली हैं। एक तो है अनुदार दल, दूसरा है मजदूर दल। अनुदार दल
जो आपको बता दिया। तो वर्तमान में एक तो ये दल है ब्रिटेन की राजनीति में पावरफुल, दूसरा ये दल है। तो ब्रिटेन की दो दल की राजनीति के कारण ब्रिटेन को द्विदलीय राजनीति भी कहते हैं, द्विदलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। अब इसमें बात करें और आगे, तो 2005 के चुनावों में परिणाम स्वरूप मई 2005 में टोनी ब्लेयर के ही नेतृत्व में तीसरी बार मजदूर दल की सरकार बनी थी। मजदूर दल के इतिहास में टोनी ब्लेयर पहले ऐसे नेता थे जिनके नेतृत्व में मजदूर दल के लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त की थी। तो हम यहाँ पे बात करें कि इनके अंतर्गत वैसे दल और छोटे मोटे हैं, ऐसा नहीं है कि दो ही दल हैं, छोटे दल हैं, लेकिन उनकी राजनीति में उतनी पहुँच नहीं है। वो फिर क्या करते हैं, इन बड़े दलों के साथ आपस में जुड़े रहते हैं ताकि उनका भी जो हित है वो साध जाए, यानी उनका भी कुछ काम हो जाए। तो बड़े रूप में मोटे तौर पे जो ब्रिटेन की राजनीति में जो छाया रहते हैं, यानी राजनीति में इनकी जो जिनकी सत्ता छाया होती है वो यही दो दल है, इनका ही प्रचंड रहता है। तो ये आप ध्यान रखना है। अब इन ब्रिटेन के राजनीतिक दलों की क्या विशेषता है, हम यहाँ पे जानेंगे ब्रिटेन के राजनीतिक दलों की क्या विशेषता है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो चुनाव हुआ था, चुनाव की जब बात करूँ 2001 के अंतर्गत चुनाव, यानी जो चुनावी जो आम चुनाव था, वो आम चुनाव हम बात करें तो 2005 ब्रिटेन का जो आम चुनाव 2005 वहाँ की बात करें तो यहाँ पे कौन से दल को ज़्यादा बहुमत था, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मजदूर दल, जो मजदूर दल था, मजदूर दल को 403 सीटें मिली थी। कितनी? 403 मिली। और अनुदार दल को 164 सीटें मिली थी। कितनी मिली? 164। इसके अलावा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसको 51 सीटें मिली और अन्य जितने भी छोटे मोटे दल थे उनको 41 मिली। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उसकी राजनीति में दो ही ज़्यादा पावरफुल दल है, एक तो मजदूर, दूसरा अनुदार, दूसरा क्या है? अनुदार दल। तो कभी इनकी सरकार कभी इनकी सरकार बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी ब्रिटेन की जो राजनीति जो है, ब्रिटेन की जो राजनीति, उसमें दलीय राजनीति की क्या विशेषता है हम वो देखते हैं। तो पहली जो विशेषता है ब्रिटेन की दलीय राजनीति की जो विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे अभी बताया, द्विदलीय पद्धति। ब्रिटेन की राजनीति की पहली विशेषता क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है द्विदलीय पद्धति। यहाँ पे ज़्यादातर अगर बहुमत देखा जाए तो दो दल ही इनकी राजनीति में छत्र छाया में यानी फूलते फलते रहते हैं और प्रभावशाली होते हैं। तो समान और शक्तिशाली रूप में दो ही राजनीतिक दल होते हैं जो इनकी राजनीति छाए रहते हैं। गत 4 दशक के आम चुनावों को अगर देखें तो इनकी राजनीति में अपने उम्मीदवार खड़े करने के मतलब से भी देखें और शक्तिशाली औचित्य भी देखें तो दो ही दल ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और इन दो दलों के पास ही सत्ता पावर रहता है। इस तरह से शुरुआत में तो टोरी और व्हिग दो दल थे, लेकिन धीरे धीरे ये मजदूर और अनुदार दल बन गए। दूसरी विशेषता बात करने से पहले बताऊंगा कि द्विदलीय पद्धति अपनाने का कारण क्या था, क्यों ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति को इतना महत्व दिया जा रहा है। तो इसको हम आगे बढ़ते देखते हैं। ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति के उदय और विकास के कई कारण हैं और पहला कारण तो क्या है कि अंग्रेजी भाषाभाषी व्यक्ति सिद्धांतवादी होने के बजाय व्यवहारवादी ज़्यादा है। और व्यवहारवादी होने का कारण क्या है कि सैद्धांतिक जो मतभेद है उसमें उलझ कर वो नहीं रहना चाहते। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें दो दल में ही ज़्यादा बिलीव है और यही ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि हम सिद्धांत रूप में नहीं व्यवहार में देखते हैं कि कौन से दल काम करते हैं, उन्हीं दलों को महत्व दिया जाए। तो व्यवहार में वापस सिद्धांत में भले ही दल हो लेकिन व्यवहार में दो दल ही ज़्यादा काम के होते हैं और इन दोनों दलों में सरकार रहती है, क्योंकि ज़्यादा होंगे तो बहुमत होने, देखो 4 से 5 6 दल होते हैं तो बहुमत नहीं मिल पाने से प्रॉब्लम होती है, बहुमत नहीं मिल पाता है तो प्रॉब्लम होती है ना। इस वजह उन्होंने कहा कि जब दो दल होंगे तो शक्तिशाली विपक्ष भी होता है और सरकार की कमियों की आलोचना भी कर सकते हैं और मजबूत राजनीति भी बनी रहती है जब दो दलीय व्यवस्था हो। तो इस तरह से अपनाने का कारण ये था। दूसरा इनकी जो द्विदलीय राजनीति की विशेषता है वो है सुदृढ़ संगठन और केंद्रीकरण। सुदृढ़ एवं केंद्रीकरण, ये आपको समझ आ रहा है। यहाँ की जो व्यवस्था की जब हम बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनावट जो है वह काफ़ी यूनिक है। उनका जो कॉरिडोर हम कहें वो संगठन काफ़ी अलग और एक तरह से यूनिटी होती है इनके दलों में। तो हम इसको समझाना चाहूँगा। ब्रिटेन के राजनीतिक दल बहुत अधिक संगठित और केंद्रीकृत है क्योंकि संसदीय शासन पद्धति के कारण व्यवस्थापिका कार्यपालिका में निकट संबंध आवश्यक होता है और इसी निकट संबंध के कारण
इसमें सुदृढ़ केंद्रीकरण देखा जाता है और ब्रिटिश राजनीतिक दलों की वास्तविक शक्ति दल के संगठन में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? दल के संगठन में। ब्रिटेन में नीचे से ऊपर तक अगर हम देखें तो राजनीति दलों का स्वाभाविक परिणाम कठोर है, ठीक है ना, और इनकी एक सूत्र में बांधे रखता है। मतलब ये इनकी शासन व्यवस्था ही ऐसी है कि दल आपस में एकजुट होने को मजबूर होते हैं। तीसरी विशेषता देखिए, कठोर अनुशासन। ब्रिटेन के जो ये राजनीतिक दल हैं, इनके राजनीतिक दलों में स्वाभाविक रूप से कठोरता का अनुसरण या डिसिप्लिन देखा जाता है, क्योंकि कार्टर ने जैसा कि कहा है कि ब्रिटिश दलपति की सरलता और अनुशासन अमेरिकी वासियों के लिए प्रशंसा और ईर्ष्या का विषय है, क्योंकि अमेरिका की शासन व्यवस्था भी काफ़ी इससे रूबरू है और इनसे सीखते हैं, इनसे ईर्ष्या भी होते हैं, ऐसा कहा है कार्टर ने। आगे बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन में सरकार का भविष्य लोक सदन के प्रांगण में निश्चित होता है और इसी पर मतदान होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश लोक सदन में दलीय सत्ता तक की व्यवस्था की गई है, जो दलीय नेता के साथ संपर्क में रहते हैं, सदस्यों को निर्देश देते हैं। सदस्यों के निर्देशों का पालन आवश्यक है और केवल अमेरिका नहीं वरन अन्य देशों में भी राजनीतिक दलों की तुलना में ब्रिटिश जो राजनीतिक दल हैं वह अनुशासन के रूप में काफ़ी तगड़े हैं। यहाँ पे अनुशासन देखा जाता है क्योंकि दल का एक प्रमुख हेड होता है और दलीय रणनीति शासन व्यवस्था को वह नियंत्रित करता है। नेक्स्ट बात करें तो चौथा है सर्वोच्च नेता की स्थिति। सर्वोच्च नेता की स्थिति सर्वोच्च नेता की स्थिति, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे सभी देशों में राजनीतिक दलों के नेता होते हैं, दलीय नेता जो प्रमुख होते हैं उन दलीय नेता का महत्व होता है, क्योंकि इस एक व्यक्ति के वजह से बाकी है वो केंद्रीकृत रहते हैं, मजबूत रहते हैं। तो इस तरह से ब्रिटेन में ये काफ़ी सर्वोपरि है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दो प्रभावशाली व्यक्ति थे, ग्लेस्टन और डिज़रेली। तो इनकी प्रतिद्वंद्विता के कारण इनके दो दल हैं वो काफ़ी मजबूत हुए। इनके दलों के अंदर जो नेता होते हैं वो दल को लेके भी चलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 2017 की बात करें तो प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को मजदूर दल के नेता के पद और प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि मजदूर दल जो होता है वह मजदूर तत्व का महत्व, यानी इनके सोशल डिस्टेंस, सिंपल से एक बात करें कि मजदूर दल है वह उन शेड्यूल कास्ट और पिछड़े हुए वर्गों का संपर्क रखता है या उनके हक की बात करता है, लेकिन जो अनुदार दल है वो उद्योगपति और पूंजीपतियों का ज़्यादा महत्व रहता है। तो ये दो दलों की प्रकृति है और दलीय प्रकृति में नेता का काफ़ी महत्व रहता है। फिर है निरंतर सक्रियता। ये जो दल होते हैं ऐसा नहीं कि भाई चुनाव होता है तो चुनाव होता है तभी ये दल सक्रिय होते हैं, जब चुनाव होता है तभी ये दल एक्टिव होते हैं, इसके बाद 5 साल 4 साल बाद जब वापस चुनाव होता है तब तक ये शांत में बने रहते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन की जो राजनीति है इसमें जो दल है वो मतलब हर टाइम एक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बहुमत वाला दल होता है वो सरकार में होता है। अब उस सरकार कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है उसकी कमियां निकालने के लिए जो दूसरा दल होता है वो विपक्ष में बैठता है और बारी बारी समय समय पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव ऐसे करके सरकार को काम करने के लिए मजबूर करता है। तो काफ़ी देशों की राजनीति में दल है वो चुनाव के समय भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा महत्व देखा गया है कि ये जो दल होते हैं ना ये हमेशा राजनीति में एक्टिव रहते हैं। तो इन दो दलों की विशेषता क्या है कि एक्टिव रहते हैं, एक सरकार के बहुमत के रूप में काम करते रहते हैं, एक दूसरा उसकी कमियों को उसको ध्यान में रखते हुए वो उनकी कमियां निकालने के लिए भी एक्टिव में रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर नेक्स्ट बात करूँ कि लूट प्रथा का अभाव है। लूट प्रथा का यहाँ पे क्या है? अभाव है। ऐसा नहीं कि यहाँ के दल हैं, यहाँ के जो राजनेता है वो राजनीति करने के लिए नहीं पैसे कमाने के लिए आते हैं और राजनीति को लूटते हैं, वैसा नहीं है। यहाँ के जो है वो अनुशासन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ की प्रथा है वो लूट प्रथा जैसी नहीं है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के द्वारा उच्च प्रकार का अमेरिका के प्रसार के जैसा नहीं किया जाता है आचरण, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की निश्चित पद्धति हो, उसकी चाहे राजनीतिक दल की सरकार का निर्माण हो या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हो। ब्रिटेन की राजनीतिक पद्धति अमेरिका की पद्धति की तुलना में काफ़ी श्रेष्ठ है। तो अब ब्रिटेन की मतलब अमेरिका की तुलना में काफ़ी श्रेष्ठ यहाँ की राजनीति है, तो अमेरिका की कैसी है? तो हम यहाँ पे बात करेंगे अमेरिका में राजनीतिक दल। यहाँ के जो वर्तमान में राजनीतिक दल दो ही प्रमुख हैं, एक तो है उदार दल, दूसरा है अनुदार दल। यह आप ध्यान रखना, प्रश्न आ भी जाए तो। अब हम बात करें अमेरिका की।
तो अमेरिका के जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि उनके राजनीतिक दल कौन कौन से हैं और उनका क्या महत्व है वो जानते हैं। तो इसमें देखिए अमेरिका में राजनीतिक दलों का उदय किस तरह से हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीतिक दलों के बिना प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती है। चुनाव नहीं होगा, जब चुनाव नहीं होगा तो सरकार नहीं बनेगी और इस तरह से ये बिना दल के प्रजातंत्र नहीं चल पाता है। और प्रजातंत्र है वो आम जनता की आवाज़ भी होती है। इस तरह से हम यहाँ पे बात करें तो अमेरिका की जब बात आती है तो दलगल विच्छेद में सभी के लिए बुराई और हानि छिपी रहती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का ये सहज कर्तव्य है कि वे ऐसी भावनाओं का दमन करें, उनसे बचें, यानी दल को महत्व दें। दलीय भावना में दल को महत्व देना चाहिए, आपसी हित को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से अमेरिका में शुरुआत में दो दल थे। पहला था डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटस कह दें, पहला क्या था डेमोक्रेटस। दूसरा है हिग्स। दो दल ब्रिटेन में, आपने अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में स्टार्टिंग की बात करें तो दो दल थे। फेडरेशन दल के पतन के बाद जो 1892 में एक फेडरेशन था उसका पतन हुआ, उसके पतन के बाद अमेरिका में राष्ट्रीय राजनीति में एक ही दल रह गया था। क्योंकि शुरुआत में मान लें इससे पहले भी हम बात करें तो एक और दल था, एक और दल था, वो था इसके साथ में था फेडरेशन। फेडरेशन दल था, लेकिन फेडरेशन दल धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। फेडरेशन दल क्या कमज़ोर हो गया, तो इसके साथ फेडरेशन कमज़ोर हुआ तो दूसरा दल आया अस्तित्व में, वो था हिग। क्योंकि डेमोक्रेटिक तो था ही, डेमोक्रेटिक काफ़ी लंबे समय से रहा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ऐसी स्थिति में हेनरी क्ले और डैनियल बेस्टर के नेतृत्व में एक नया दल बना और उस दल का नाम था अनुदार दल या राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल। इस द्वारा डेमोक्रेटिक नेता जैक्सन था, उसके रिपब्लिक नेता जॉन क्विंसी एडम्स थे। तो फिर क्या हुआ कि 1850 के बाद व्हिग दल की प्रतिष्ठा में तेजी गिरावट आई और 1856 का इसका पूर्ण विघटन हो गया। अब 1856 की बात करें, यहाँ पे बात आती है 1856 में ये दल भी कमज़ोर हो गया। 1856 तक ये दो दल थे, ठीक है ना। 1856 में इस दल का भी अस्तित्व कमज़ोर होने लग गया। फिर क्या हुआ, 1856 के बाद वर्तमान में ये दल कमज़ोर हो गया तो आने वाली परिस्थिति में दूसरा दल आया और दूसरा दल था रिपब्लिकन। रिपब्लिकन दल, कौन सा एक दल आया, रिपब्लिकन दल। तो इस रिपब्लिकन दल की जो कह सकते हैं कि नवीनीकरण यानी जो है या उद्भव है वह 19वीं शताब्दी से है, 19वीं सदी से है, ये तो पता होगा क्योंकि टाइम लिखवा दिया मैंने पहले। अब 19वीं शताब्दी के मध्य में दास प्रथा की समाप्ति के प्रश्नों को लेकर दो विचारधाराओं का उत्पन्न हुआ था और दो विचारधाराएं उत्पन्न होने के दौरान यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक नाम के दो दल बन गए। और ये दल अपने नामों के साथ तभी से चले आ रहे हैं जब से राजनीति की शुरुआत हुई थी। अमेरिका में दोनों दल लगभग समान रूप से शक्तिशाली है और लोकमत कभी एक दल के पास कभी दूसरे दल के पास होता है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी एक तो दल ये है और दूसरा ये दल है, तो कभी सरकार इसकी बनती है कभी सरकार इनकी बनती है, क्योंकि दोनों दल का बहुमत सरकार अस्तित्व मजबूती एक जैसी है। इस तरह से मैं यहाँ पे बताऊँगा कि 1992 और 2000 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो बना था वो डेमोक्रेटिक पार्टी का अधिकारी था, लेकिन 2000 ईस्वी में राष्ट्रपति पद रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश द्वारा निर्वाचित किए गए। नवंबर 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद सीनेट, प्रतिनिधि सभा और गवर्नर के द्वारा चुनाव हुआ। इसमें उस चुनाव की स्थिति भी अलग थी, लेकिन इनके चुनावों में भी अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की एक व्यवस्था, ब्रिटेन की जैसी एक व्यवस्था मिलती है। मतलब इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगी, ध्यान रखना कि वर्तमान में अमेरिका में दो ही दल है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। दोनों दल का बहुमत और अस्तित्व काफ़ी मजबूत है, दोनों दल एक दूसरे को सरकार में चुनौती देते हैं। इस तरह से इनके चुनाव की एक बात यह है कि वर्तमान में भी अगर बात देखें तो वर्तमान में जो यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, लेकिन कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं उन दोनों सदन में किसको बहुमत है, डेमोक्रेटिक। राष्ट्रपति रिपब्लिकन का है लेकिन दोनों दलों में बहुमत किसको है, डेमोक्रेटिक का है। इसलिए इनकी राजनीति में छोटे दल होते हैं लेकिन इनका पहुंच नहीं होती है, ये छोटे दल बड़े दलों के साथ रहते हैं। तो ये वर्तमान में ये दो बड़े दल हैं। इन दो बड़े दलों की अगर बात करें अमेरिका में राजनीतिक दलों की विशेषता, तो हम विशेषता की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। जैसे यहाँ पे देखा था तो यहाँ की पहली विशेषता है दलों का संविधानोत्तर विकास।
यानी अमेरिका का जो संविधान बना था, उस संविधान के बनने के बाद, संविधान बना तब दल नहीं थे यहाँ पे ये दल। वर्तमान में जो दलीय राजनीति आई है और जो नए दल, पुराने दल गए नए दल आए, वो संविधान के बाद की बात है। संविधानेतर यानी संविधान के बाद इनकी दलीय राजनीति में काफ़ी ज़्यादा परिपक्वता और उछाल आया है, ये ध्यान रखना है। दूसरी विशेषता इनकी क्या है ब्रिटेन की जैसी, कि यहाँ पे भी द्विदलीय व्यवस्था क्या है। ब्रिटेन की राजनीति में द्विदलीय व्यवस्था देखी गई है। ब्रिटेन में देखिए, अब अमेरिका में भी यही है, नाम में कन्फ्यूजन ध्यान रखना। वर्तमान में अमेरिका में भी दो दलों की राजनीति यानी दो दलीय थे, कभी डेमोक्रेटिक सरकार में रहता है तो कभी रिपब्लिक रहता है। इस तरह से इन दो राजनीतिक दलों के नाम बदलते रहे, किंतु द्विदलीय पद्धति का अस्तित्व बना रहा। अमेरिका में द्विदलीय पद्धति 100% विद्वान है। इनका परिणाम यह है कि प्रतिनिधि और सीनेट में या राज्य के गवर्नर पर इनमें से किसी भी दो दलों के अतिरिक्त अन्य किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं रहता। आज तक अगर देखें तो इन दो दलों के अलावा इनके महत्वपूर्ण सरकारी पद या सरकार मतलब दलों में भी, इनकी संसद, सीनेट में, कांग्रेस में भी दूसरे दल का प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। इस तरह से समय समय पर तीसरे दल भी उत्पन्न हुए हैं, लेकिन तीसरे दल को इतनी सफलता नहीं मिली अमेरिका में। वो तीसरे दल कमज़ोर होते हैं और वे दल आपस में बड़े दलों के साथ मिलकर रह जाते हैं। तो ये जो दल हैं वो आप ध्यान रखना। अब ये अमेरिका में द्विदलीय पद्धति क्यों उत्पन्न हुई, द्विदलीय पद्धति होने का कारण क्या है, जैसे ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति क्यों हुई, तो ध्यान रखें। द्विदलीय पद्धति के उदय के सर्वप्रमुख कारणों में देखें तो पूर्व परंपरा और अनुभव। एक अनुभव भी ऐसा महत्वपूर्ण होता है जो सिखाता है कि अगर दूसरी जगह ऐसा है तो हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए, या हमारे यहाँ पे अगर राजनीति सही नहीं चली, इसका कारण क्या है कि बहुत सारे राजनीतिक दल है जो नुकसान पहुँचाते हैं, या एक दलीय राजनीति होता है तो वो तानाशाह करता है। तो इसलिए होना है बेहतर कब होगा, जब दो दल होंगे। एक दल अगर गलत करेगा दूसरा दल वापस सरकार में आ सकता है, एक तो ये कारण रह गया। दूसरा बात करें कि ब्रिटेन की द्विदलीय पद्धति भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, उससे अनुभव प्राप्त करते हुए उन्होंने द्विदलीय पद्धति का रास्ता अपनाया था। और जैसा कि मैकमोहन ने कहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली तीसरे दलों को हतोत्साहित करती है, जिसके फलस्वरूप द्विदलीय पद्धति को अपनाया गया है। यहाँ पे हम बात करें कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इससे ये प्रतीत होता है कि तीसरा दल होना मूर्खता की बात है, क्योंकि इसमें तीसरा दल कोई औचित्य नहीं है, दो दल ही काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। तो ये एक ध्यान रखना। और इसके अलावा और क्या कारण है, तो एक दलीय चुनावी क्षेत्र, इनका चुनाव होता है वो एक दलीय चुनावी क्षेत्र होता है, तब बहुत सारे दलों को खड़ा करने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि जब द्विदलीय पद्धति के चुनाव की बात करें तो एक ही दल प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पे विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता देखते हैं। अमेरिका के दल की तीसरी विशेषता है विचारधारा संबंधी आधारभूत अंतरों का अभाव। अंतर का अभाव यानी यहाँ पे जो दो राजनीतिक दल है ना, बाकी जहाँ पे भी देखो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं सभी की विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ के इनके राजनीतिक जो दल हैं, दो दल, इनमें विचारधारा में बहुत ही कम अंतर देखा गया, अभाव है। क्यों, तो इसका रीज़न बता देता हूँ। अमेरिका में जब राजनीतिक दलों का उदय हुआ उस समय कुछ मूलभूत प्रश्न पर मतभेद थे, परंतु धीरे धीरे नीतियों की दृष्टि से दोनों दल एक दूसरे के समीप आते गए। जो कमियां थी, जो जितनी देर थी वो कमियां निकाल दी। इस तरह से दोनों दल काफ़ी एक दूसरे के संबंधित हैं और इन दलों में नीतियों के मामले में कोई भी मौलिक मतभेद नहीं है। दोनों दलों के बीच एकता पाई जाती है और दोनों दलों में मतदाताओं के प्रति आकर्षण की प्रति भी एक जैसी देखी जाती है। दलों का शीतल संगठन, चौथी विशेषता। इनकी दलों की जो बनावट है ना, वह थोड़ी कहते हैं शिथिल है, यानी ज़्यादा कठोर नहीं है, ज़्यादा कठोर नहीं है। क्यों, इसका रीज़न ये है कि अमेरिकी राजनीतिक सदस्यता और दलीय अनुशासन की दृष्टि से शिथिल संगठन पाया जाता है। इसके कारण अमेरिकी राजनीतिक दलों में सदस्यों की भर्ती की न तो कोई निश्चित प्रक्रिया है और न ही राजनीतिक दलों के सदस्य सदैव दलीय अनुशासन में बदकर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ध्यान रखना, कोई भी जो राजनीतिक दल का जो सदस्य होता है उसी दल में नहीं रहता, वो दूसरे दल में भी जाता है। तो इनकी और दल में सदस्य भर्ती कैसे की जाती है उसकी कोई निश्चित परंपरा नहीं है। तो इनकी दलीय राजनीति है वह काफ़ी लचीली है और जिस तरह से संविधान कठोर है वैसा यहाँ की दलीय व्यवस्था में कठोरता नहीं पाई जाती है। और नेक्स्ट है दबाव गुटों का अभाव।
ये क्या होता है कि जब राजनीतिक दल होते हैं देश की राजनीति में, तो एक दबाव समूह जो होते हैं, दबाव गुट, वो राजनीति को काफ़ी प्रभावित करते हैं, राजनीति को मन मुताबिक काम करने नहीं देते। वो दल के प्रभाव के कारण बाकी जो दबाव गुट जो होते हैं ना, जो प्रेशराइज जो होते हैं, वह सरकार और उनके राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं। बार बार अंशः काम या दबाव गुटों के हित में काम करने के लिए दल मजबूर होते हैं। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक दल तो हैं अमेरिकी राजनीति में, लेकिन उन दबाव गुटों का उनकी राजनीति में इतना हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। ये दबाव गुटों का बहुत प्रभाव है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अभाव नहीं प्रभाव है। क्यों है तो देखिए, अमेरिका में प्रमुख राजनीतिक दल 2 ही है, लेकिन छोटे छोटे दबाव जो समूह हैं वह बार बार इन बड़े दलों को प्रभावित करते रहते हैं। ये गुट 2 प्रमुख दलों पर प्रभाव डालकर अपने हितों की सिद्धि करवा लेते हैं। जैसे कुछ किसान संगठन है तो वो रिपब्लिकन पार्टी पर जोर जबरदस्ती डालेंगे और रिपब्लिकन पार्टी से अपने काम के लिए कानून व्यवस्था बनवा लेंगे। तो ये व्यवस्था यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, लाभ प्रदान करने या लूट की प्रणाली। ये एक पॉइंट ध्यान रखना, ब्रिटेन के बिल्कुल अलग लूट की प्रणाली। यहाँ पे राजनीतिक दल हैं उनमें लूटता की प्रणाली ज़्यादा देखी जाती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में द्विदलीय पद्धति से संबंधित एक परंपरा लूट प्रणाली या लाभ प्रणाली की है, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी दल को अधिकार प्राप्त होते हैं और वह पहले से कार्य कर रहे नागरिक सेवा के पदाधिकारी को प्रशिक्षित कर सकता है, अपने समर्थकों की नियुक्ति कर सकता है और बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त करने की मंशा रखता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन 2 देशों की दलीय व्यवस्था के बारे में अनुभव प्राप्त हो गया होगा, कौन से दल हैं और क्या विशेषता हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न आए तो आप गलत नहीं करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप अच्छे से समझ लें इसको और ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके एग्जाम में या आपको अध्यापन कार्य करने में सहयोग और सहूलियत मिलेगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।